नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा डॉक्टर योगेश यादव जी, जो बाल चिकित्सक होने के साथ-साथ जयपुर जेके लोन अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के रूप में भी कार्यरत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है कि आपने मुझे अपने चैनल में बात करने का मौका दिया। साथ में मैं दर्शकों का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी बात सुनने का मुझे अवसर दिया। मैं डॉक्टर योगेश यादव हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जेके लोन अस्पताल में, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, और साथ ही मैं डीन हूँ स्किल यूनिवर्सिटी राजस्थान में लाइफ केयर और हेल्थ केयर फैकल्टी का। अच्छा सर, मैं और मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, आपने चिकित्सा के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपने सर चिकित्सा के क्षेत्र का चुनाव कैसे किया? मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं चिकित्सक बनूं। 1996 1996 में मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया था, और उस टाइम पीएमटी में मेरा पूरे राजस्थान में सब कैटेगरीज़ में पहला स्थान आया था। मैं राजस्थान टॉपर था सब कैटेगरीज़ के अंदर। और उसके बाद में मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया, और मेरी एमबीबीएस, मेरी एमडी, एसआरसी और मैं अभी फ़िलहाल फैकल्टी हूँ, सब मैंने एसएमएस से किया है। अभी मैं वहीं पे कार्यरत हूँ। अच्छा सर, आपकी कॉलेज एसएमएस कॉलेज थी और 96 में आपने किया। तो सर पहले से फैमिली में भी कोई चिकित्सा क्षेत्र में था या आप ही ने स्टार्ट किया था? उस टाइम चिकित्सा की इतनी सीटें नहीं हुआ करती थी। पूरे राजस्थान में 500-600 सीटें हुआ करती थी, और हमारे आसपास के गाँव में हमारे दूर के रिश्तेदार डॉक्टर राम गोपाल जी हैं, नीमराड़ी रानी वाले। अच्छा। वो जो थे चिकित्सक थे, अभी भी डॉक्टर साहब सीनियर प्रोफेसर हैं, तो मैंने उनसे प्रेरणा ली कि उन जैसा चिकित्सक बने। अच्छा सर, आप 2-2 पद पे कार्यरत हैं और इतने बिजी बिजी शेड्यूल में आप परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं? समय तो निकालना पड़ता है। समय का ऐसा है कि जिस आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए समय निकालना चाहें उसके लिए निकल जाता है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है घर परिवार को समय देना, लेकिन निकल जाता है। आपकी सेवा के दौरान कोई ऐसा केस जिससे आपका मन दुखी हुआ हो? ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन? कोरोना के टाइम में कई चीज़ें ऐसे थे कि मेरे कई रिश्तेदारों को मैंने खोया है। मेरे खेजरोली के रिश्तेदार थे, जिनके कारण मेरे को भी कोरोना हुआ बाद में। वो एक्सपायर हो गए। गोवर्धन जी मेरे अच्छे मिलने वाले थे। और भी कई लोग ऐसे हैं जो असामयिक जिनकी डेथ हुई, तो दुखी और विचलित तो होते ही हैं जब हमारे कोई नियर एंड डियर जाता है। क्रिटिकल केस तो कई आते हैं, हम तो क्रिटिकल केयर में ही काम करते हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है। डॉक्टर बचाने वाला नहीं होता, वो बचाने का प्रयास करता है। बचाने वाला या जान लेने वाला ईश्वर है। अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि उसने बचाया है तो ये बात गलत है। वो बचाने का माध्यम हो सकता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के वजह से कोई जान बचती है, ये एक आंशिक सत्य है। अच्छा सर, आपने कोरोना काल की बात की। कोरोना काल में आपने चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार योगदान दिया? चिकित्सा हित में कैसे कार्य किया, आप बताएँगे सर? कोरोना में जब कोरोना आया तो डॉक्टर्स को पता नहीं था कि इसका इलाज कैसे करना है। उस टाइम सबसे पहले जिन लोगों की कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी उसमें मेरा भी नाम था। न हमारे पास हमें ये पता था कि इलाज कैसे करना है, न हमें बीमारी के बारे में पता था, न हमें खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है ये पता था। तो न हमारे पास प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसको पीपीई किट बोलते हैं वो थे। हाँ। तो सबसे पहले तो मैंने पीपीई किट बनाया खुद का, और उसको जनता के लिए दान देना चालू किया। हमारा पीपीई किट मात्र 250 रुपये में तैयार हुआ था, जबकि बाज़ार में उस टाइम पीपीई किट की कीमत लगभग 5,000 रुपये चल रही हुआ थी। करती थी 5,000। हम 5,000 से उस कीमत को 250 रुपये तक लाए, और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरे को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, यहाँ के रामलाल जी, भगवान साय जी, सतीश पूनिया जी और बाकी
तमाम लोगों ने मुझे बधाइयाँ प्रेषित की, मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया। हमारे सांसद महोदय ने भी किया, जयपुर के सांसद बोरा जी, उन्होंने भी मुझे विशेष शाबाशी दी। उस टाइम के चिकित्सा मंत्री ने मुझे बुला के सम्मान दिया। हमने पुलिसकर्मियों को पीपी किट बांटे, लगभग 40 लाख के पीपी किट हमने लोगों को वितरित किए, दान दिए लोगों के सहयोग से। मेरा भी इसमें सहयोग था और लोगों ने भी सहयोग किया। अमेरिका से मेरा छोटा भाई है राकेश, उसके साथ में कुछ लोगों ने वहाँ जो रहते थे उन्होंने भी वहाँ से दान भिजवाया, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी योगदान किया। इसके अलावा क्योंकि हमारी ड्यूटी सबसे पहले वहाँ लगी, तो हमने सबसे पहले वहाँ पे पाया, रिसर्च की और पाया कि सिर्फ सांस की बीमारी कोरोना नहीं है, उल्टी दस्त और पेट दर्द भी कोरोना के लक्षण होते हैं। पूरे देश में सबसे पहले ये शोध कार्य हमने ही किया था और इसका पेपर में काफ़ी पब्लिकेशन भी हुआ था और हमें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। अच्छा सर, ये तो आपने कोरोना काल के दौरान बताया। आपका चिकित्सा क्षेत्र में जो शोध कार्य हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? डॉक्टर कविता मेरी वाइफ हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, फिजियोलॉजी में कार्यरत हैं। उनके साथ मेरा एक शोध कार्य नेचर में पब्लिश हुआ था, जिसमें हमने सर्वप्रथम पूरे विश्व में ये खोज की थी कि एक ऐसा उपकरण बनाया जा सके जिसके कारण से हम पहले पता लगा लें कौन सा बच्चा ADHD यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से उपद्रवी होते हैं, उदंडी होते हैं, वो दिमाग की कुछ वेव्स के कारण से होते हैं। उनके बारे में हमारा शोध कार्य था और उसको नापने की मशीन हमने संसार में सबसे पहले हमने ही बनाई थी और ये पब्लिकेशन नेचर नाम की जो साइंस मैगजीन है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों के शोध कार्य पब्लिश होते हैं, उसमें पब्लिश हुआ था। ये 2011-12 के आसपास की बात है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कोरोना वाला शोध कार्य मेरा पब्लिश हुआ। उसके बाद में डेंगू में हमने सीवियरिटी स्कोर बनाया कि कौन सा डेंगू का मरीज कितना सीरियस हो सकता है, इसका शोध कार्य भी हमारा पब्लिश हुआ है। इसके अलावा मेरा एक शोध कार्य ये भी था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब खून की कमी बच्चों में बुखार के दौरे का कारण हो सकती है। ये शोध कार्य भी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, अखबारों में भी आया है। इसके अलावा अभी हमने एक नियोकूल मशीन बनाई है, मेरे बच्चे के ने ये स्टार्टअप किया है। इसमें जो बच्चे पैदा होते ही जिन बच्चों को सांस नहीं आता है, जो बच्चे हाइपोक्सिया बर्थ एस्फिक्सिया के शिकार हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने में ये मशीन सहायक है। ऐसी मशीनें बाहर लगभग 13-14 लाख में आयात होती हैं, हिंदुस्तान में नहीं बनती हैं। हम उन्हें उस मशीन को मात्र 50,000 में यहाँ पे बना लिया है और ऐसी मशीन यहाँ पे हज़ारों लोगों का जीवन बचाएगी। तो ये कुछ कार्य हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में मैंने अभी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा सर, और चिकित्सा क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र में आपकी भूमिका? अब हम समाज में रहते हैं तो समाज में भी हमें हमारे दायित्व पूरे करने होते हैं। चोमू, श्री माधोपुर, जयपुर ये मेरा कार्य क्षेत्र है। श्री माधोपुर और चोमू में मिला के लगभग मैंने 100 से अधिक निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए हैं। इसके अलावा रक्तदान शिविर जब आजकल तो खूब होने लग गए, जब शुरू में कोई रक्तदान कराता ही नहीं था, तब हमने रक्तदान की शुरुआत 1998-96 के आसपास की थी और लगभग 100 से ऊपर रक्तदान शिविर हमने लगाए हैं आसपास के क्षेत्र में, जिसमें श्री माधोपुर, चोमू और जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र प्रमुख हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने जल यात्रा निकाली थी श्री माधोपुर में। मेरा गृह क्षेत्र है श्री माधोपुर विधानसभा, तो वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है। लोग बाग पानी से त्रसित तो हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मांग नहीं उठा रहा था कि हमारे यहाँ पे पानी चाहिए। तो मैंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके एक जन चेतना यात्रा निकाली और पोस्ट कार्ड अभियान ज्ञापन के द्वारा हमने लोगों की मांग को इकट्ठा करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिया और उसकी परिणति ये हुई कि वहाँ पे अभी पानी आने की घोषणा अभी हुई है। लगभग 8,000 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। मतलब ये यात्रा आपकी सफल हुई? बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपके आपकी आशीर्वाद से सफल हो गई है। चिकित्सा क्षेत्र के अलावा ये सामाजिक क्षेत्र में आपकी सफलताएं हैं। अच्छा सर, अंत में हम पूछना चाहेंगे, वर्तमान में नवजात शिशुओं में कई प्रकार की संक्रमण बीमारियां होती है जो माता पिता की केयरिंग से ठीक हो सकती है, उनको लेकर हमारे दर्शकों को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि चाहे नवजात शिशु हो चाहे बच्चा हो, मोस्टली इन्फेक्शियस बीमारियां उनको परेशान करते हैं और इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है बचाव। इन्फेक्शन कभी भी उड़ के नहीं आता,
एक दूसरे आदमी से ट्रांसफ़र होता है। हम्म, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हम 5 क्लीन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि डिलीवरी साइट क्लीन हो, जहाँ बच्चा पैदा है वहाँ हुआ है वहाँ पे आसपास की जगह क्लीन होनी चाहिए। जिस जिस चीज़ से बच्चे की नाल काटते हैं वो क्लीन होनी चाहिए। बच्चे की माँ को टिटनेस का टीका लगा हुआ होना चाहिए। जो पोथड़े वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो क्लीन होने चाहिए। जो बच्चे के हाथ लगाते हैं वो हाथ धो के हम लगाएं। तो इस ये 4-5 छोटे-छोटे काम से अपन बच्चे को संक्रमण से बचा सकते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको पूरे वैक्सीन लगाएं। टीकाकरण सबसे सुरक्षित उपाय है बच्चे को स्वस्थ रखने का। तो जिन जिन लोगों के टीके उपलब्ध हैं रोगों के, उन उन रोगों के टीके हमें ज़रूर लगाने चाहिए। लगाने सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।